Friends, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home, stay safe. We are doing economics here and our topic for discussion will be the globalization. Globalization को बेटे हिंदी में कहते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण यानी कि अपनी इकोनॉमी को दूसरे इकोनॉमी के साथ जोड़ना, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है हमें, एक सूत्र में बांधना है सभी देशों को। मान लीजिए ये है पूरा वर्ल्ड, इंडिया, यूके, जापान, चाइना, अमेरिका, रशिया, जर्मनी। जब ये सारे देश एक सूत्र में बंध जाएंगे और सबके प्रॉफिट के लिए काम किया जाएगा तो ग्लोबलाइजेशन कहलाता है बेटे। यानी कि ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू इंटीग्रेटिंग यानी कि एकता स्थापित करना, ठीक है, एकजुट होना एक तरह से। इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी with the rest of the world या other countries of the nation बेटे। So globalization refers to integrating the domestic economy with the rest of the world for the free flow of goods and services, तो बेटे ये होता है ग्लोबलाइजेशन में हम अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को, अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ते हैं बेटे। इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्यों जोड़ा जाता है, क्यों हम दूसरे देशों से कनेक्ट होना चाहते हैं? बिकॉज हम चाहते हैं कि दूसरे देशों के साथ हमारा फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो। दूसरे देशों से जब हम व्यापार करें बेटे तो कोई इंपोर्ट टैरिफ या रिस्ट्रिक्शन आड़े ना आए, अड़चन ना बने बेटे वो, और गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो फ्रीली हो सके फ्रॉम वन कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इससे बेटे दोनों ही कंट्रीज को फायदे होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक कंट्रीज को बेटे फॉरेन एक्सचेंज मिल जाता है और दूसरी कंट्रीज का काम पूरा हो जाता है। दूसरी कंट्री जो होती है, ठीक है, उसका काम पूरा हो जाता है बेटे। तो इंटरनेशनल ट्रेड से सभी को फायदा मिलता है, विश्व को भी फायदा मिलता है बेटे, विश्व की जीडीपी बढ़ती है, ठीक है, डोमेस्टिक इकोनॉमी को भी फायदा होता है और फॉरेन इकोनॉमी को भी फायदा होता है। तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है बेटे जिसमें डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को या डोमेस्टिक कंट्री को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्ट किया जाता है फॉर द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फ्री का मतलब बेटे रुपए में फ्री नहीं है, फ्री का मतलब रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल में फ्री है कि भाई विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन या विदाउट एनी कंट्रोल फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा बिटवीन द कंट्रीज। देखो इंपोर्ट पे तो टैरिफ लगता है, हर देश लगाता ही है, ठीक है। एक्सपोर्ट पर भी थोड़ी बहुत एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट पर बहुत कम लगती है, बहुत कम। कोई आपका देश अगर आपका देश दूसरे देश को माल बेच रहा है तो ये अच्छी बात है, आप फॉरेन एक्सचेंज अर्न करोगे, आप फॉरेन एक्सचेंज को कमाओगे, दैट इज अ गुड थिंग। तो एक्सपोर्ट पे तो बहुत कम टैक्स लगता है, लेकिन इंपोर्ट पर हैवी टैक्स लगाता है, ठीक है। लेकिन बेटे वो भी करना पड़ता है क्योंकि एक देश सभी रिसोर्स में स्पेशलाइज तो होता नहीं, उसे दूसरी कंट्री की हेल्प की डेफिनेटली जरूरत पड़ती है बेटे, और डेफिनेटली जब जरूरत पड़ती है तो ग्लोबलाइजेशन उसकी सहायता करता है। 1991 से पहले इंडियन इकोनॉमी वाज मेयरली अ क्लोज्ड इकोनॉमी बेटे, एक पूरी तरह से क्लोज्ड इकोनॉमी थी भारतीय अर्थव्यवस्था, क्योंकि दूसरे देशों के साथ हम बहुत कम व्यापार करते थे, ठीक है, बहुत कम व्यापार करते थे। फिर हुआ क्या बेटे, हमारी इंडियन इकोनॉमी डाउन होनी शुरू हो गई, फॉरेन एक्सचेंज कम होना शुरू हो गया, प्रॉब्लम जनरेट होनी शुरू हो गई। फिर 1991 में बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिया में आ गया और उस क्राइसिस से को सुधारने के लिए भारत ने एलपीजी पॉलिसी अपनाई, द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन बेटे। तो ग्लोबलाइजेशन एक थर्ड एलिमेंट है एलपीजी पॉलिसी का, जिसमें हम अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को इंटीग्रेट करते हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बेटे। सो ग्लोबलाइजेशन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग द ओपननेस। तो ग्लोबलाइजेशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक प्रोसेस होता है ओपननेस का, कि दूसरे देशों के साथ हम ओपन हो, खुल जाएं बेटे, दूसरे देशों के साथ अच्छे से व्यापार करें। ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, हम अपनी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, आर्थिक निर्भरता एक दूसरे पर दिखाएं। भाई अमेरिका ने हमसे
HCQ गोली मंगा ली तो हम उनसे वैक्सीन मंगा लें। ये होते हैं इंटरडिपेंडेंस के, कोई चीज आप पहल कर दो, दूसरी चीज हम हेल्प कर दे बेटे। तो ग्लोबलाइजेशन से म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस भी बढ़ता है एंड डीपनिंग द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, और जो आर्थिक एकता होती है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होती है, उसे गहराई से जांचा जाए, गहराई से सभी देशों को मजबूर किया जाए या सभी देशों को बेटे प्रोत्साहित किया जाए कि वो इंटीग्रेशन में आए और शामिल हो बेटे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एम्स एट इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी। तो जो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म हमने अपनाया, जिसे हमने LPG नाम दिया, इसका एक ये उद्देश्य भी था कि हम अपनी इकोनॉमी को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़े, दूसरे देशों की इकोनॉमियों के साथ जोड़े। सो एज अ रिजल्ट देयर विल बी अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ग्लोबलाइजेशन का रिजल्ट क्या आएगा बेटे, जो मैं बता चुका हूं, अनरिस्ट्रिक्टेड या बिना किसी कंट्रोल के गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो पाएगा। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का यूज कर पाएंगे हम बेटे। जापानीज टेक्नोलॉजी हमने यूज कर ली बुलेट ट्रेन बनाने में, क्यों हो पाया? ग्लोबलाइजेशन से हो पाया। ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो जापान हमें अपनी टेक्नोलॉजी देता? बिल्कुल नहीं देता, ठीक है। एंड एक्सपर्टाइज, और हमें एक्सपर्ट्स मिल जाते, एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाते हैं बेटे ग्लोबलाइजेशन के जरिए, ठीक है। तो कैपिटल का भी फ्लो होता है बेटे, टेक्नोलॉजी का भी फ्लो होता है फ्रॉम डेवलप कंट्रीज टू द डेवलपिंग नेशन बेटे। तो अमेरिका, जापान, रशिया, ये डेवलप नेशन है, यहाँ से टेक्नोलॉजी, कैपिटल, मॉडर्नाइजेशन, हैवी मशीन्स, इन सब का फ्लो होता है टू द इंडिया बेटे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आउटसोर्सिंग क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूं आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है। जब हम अपना काम किसी आउटसाइडर से करवाते हैं, तो ये आउटसोर्सिंग कहलाता है बेटे। When we outsource our work to some other countries, अब ये ग्लोबलाइजेशन के रेफरेंस में देखिए आउटसोर्सिंग होता क्या है ग्लोबलाइजेशन के रेफरेंस में। तो जब एक कंट्री अपना काम किसी दूसरे कंट्री से कराए बेटे, एक कंट्री अपनी सर्विसेज किसी दूसरी कंपनी को हायर कर दे, तो उसे हम आउटसोर्सिंग कहते हैं बेटे। अब वर्ल्ड इकोनॉमीज में ऐसा होता है कि एक काम हम दूसरे देशों को सौंप देते हैं। जैसे अमेरिका बहुत ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है और प्रोडक्ट से रिलेटेड लोगों की क्वेरी भी होती है, और लोगों की क्वेरी हैंडल करने के लिए कस्टमर केयर सेंटर बनाए जाते हैं, और अमेरिकन वो कस्टमर केयर सेंटर यहाँ इंडिया में ओपन कर देते हैं, क्योंकि इंडियन लेबर काफी सस्ती होती है एज कंपेयर टू अमेरिका। अमेरिका इज अ कैपिटल इंटेंसिव कंट्री, पॉपुलेशन वहां कम है। इंडिया इज अ लेबर इंटेंसिव कंट्री, यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो यहाँ के लोग बहुत सस्ता, बहुत कम रुपए में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो अमेरिका ज्यादातर करता क्या है, अपनी जो कस्टमर केयर की एजेंसियां होती है, जिसे हम BPO कहते हैं, ठीक है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है, कॉल सेंटर वगैरह हो गए, वो इंडिया को दे देता है बेटे। गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद, यहाँ बहुत सारी BPO कंपनियां लगी हुई है जो अमेरिकन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलियन, UK इनके काम करते हैं, इनकी शिफ्ट को संभालते बेटे। तो आउटसोर्सिंग मैंने बता दिया सिंपल भाषा में, जब एक कंट्री अपना वर्क किसी दूसरी कंट्री को हायर कर देती है तो दैट इज अ आउटसोर्सिंग। देखिए आउटसोर्सिंग एज अ इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट आउटकम क्या है, आउटसोर्सिंग है बेटे। इट रेफर्स टू अ सिस्टम, आउटसोर्सिंग एक ऐसी व्यवस्था होती है या सिस्टम होता है अंडर विच द हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। तो आप अपनी बिजनेस सर्विसेज को आउटसाइड वर्ल्ड को हायर कर देते हो, उसे सौंप देते हो। यूके ने अपना काम हमसे करा लिया चीप लेबर का फायदा उठाने के लिए, ठीक है, ये सब होते बेटे। मेन देखिए सर्विसेज कौन कौन से इंक्लूड होते बेटे आउटसोर्सिंग के अंदर, ठीक है। कॉल सेंटर आते हैं, ट्रांसक्रिप्शन आता है बेटे, ट्रांसक्रिप्शन प्रतिलिपि तैयार करना किसी की, ठीक है, प्रतिलिपि तैयार करना या किसी चीज की नकल तैयार करना बेटे, ठीक है। तो प्रतिलिपि ट्रांसक्रिप्शन हम करते हैं दूसरे देशों के। क्लिनिकल एडवाइस भाई, ठीक है, हमने मेडिकल एडवाइस ले ली भाई, ठीक है, युवराज सिंह को भाई कैंसर थी, वो यूके में चला गया इलाज कराने के लिए, तो ये वही हो गया एक तरह से। टीचिंग हो गया, कोचिंग हो गया, ये सब क्या होती है, आउटसोर्सिंग होते बेटे। इंडिया इज इमर्जिंग एज ए इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग। अब इन्होंने बताया दिया कि भाई इंडिया अब एक बड़ा नेशन उभर कर आ रहा है आउटसोर्सिंग के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वेरी हाई पॉपुलेशन है, और लोग कम मजदूरी में कम रुपए में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं बेटे। सो BPO के लिए इंडिया एक बड़ी नेशन उभर कर सामने आ रहा है, बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इन इंडिया। भारत में चीप लेबर, सस्ती लेबर अवेलेबल होती है, जिसे आप कम दर से काम करा सकते हो बेटे। और सेकंड था ए रेवोल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ IT इंडस्ट्री। IT इंडस्ट्री की ग्रोथ के कारण भी भारत एक बड़ा आउटसोर्सिंग हब बनकर सामने आ रहा है।
देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉलिसी स्ट्रेटजीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन, यानी भारत ने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई। भाई आपने ग्लोबलाइजेशन अपनाया तो उसे प्रमोट भी तो करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी नहीं ग्लोबलाइजेशन अपना के छोड़ दिया और आप उस यूं ही छोड़ दो, तो ऐसा नहीं होता। तो बेटे कौन कौन सी पॉलिसी भारत ने अपनाई ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, अब आपको ये पढ़ना है। तो सबसे पहला देखिए इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है भाई, इक्विटी लिमिट की जो पहले आपने लिमिट लगा रखी थी उसे इंक्रीज किया। पहले इंडिया में 40% से ज्यादा इक्विटी शेयर फॉरेन कंपनियां खरीद ही नहीं सकती थी। फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी में 40% इक्विटी शेयर खरीद सकती थी, उससे ज्यादा नहीं खरीद सकती थी, यानी कि पूरा कंट्रोल भारतीय कंपनियों का रहता था। फॉरेन कंपनियां केवल उसमें भागीदारी निभा सकती थी। लेकिन हमने 1991 के बाद पूरी तरह से 100% इक्विटी शेयर के साथ 100% इक्विटी शेयर के साथ इन्वेस्टमेंट करने की इजाजत दे दी उन्हें। ठीक है, उन्हें पूरी तरह से अलाउड किया गया। एफडीआई कहते हैं बेटे, जब कोई कंपनी पूरा 100% इक्विटी शेयर के साथ इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो वो एफडीआई कहलाता है, द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर बाय 100% शेयर, इन्वेस्टमेंट इन 100% इक्विटी शेयर बेटे। तो हमने ये रेंज इन्हें अलाउड की गई बेटे। ठीक है, इन 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज, 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिन्हें आप प्रायोरिटी पर रखते हो बेटे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सटेंड टू द 100% हैज बीन अलाउड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एंड रैट टैपिज्म बेटम। तो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन और बिना किसी रैट टैपिज्म समझते हो बेटे। ठीक है, जब सरकारी कार्यालयों में गवर्नमेंट ऑफिसेज में आपकी फाइल पड़ी रहती है 5-5, 10-10, 15-15 साल, इस स्थिति को हम रैट टैपिज्म कहते हैं। तो अब हमने कहा अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आ जाए तो उसे तुरंत अलाउड किया जाए, ये नहीं कि उसे डॉक्यूमेंट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं बेटे गवर्नमेंट ऑफिस के, नो, तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से उन्हें अलाउड किया जाए। ठीक है, एक्सपोर्टिंग हाउस को भी 100% इक्विटी शेयर अलाउड किया गया बेटे। जो एक्सपोर्टिंग हाउस है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं जितना चाहे उतना। साथ ही साथ जो फैमा था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया गया। पहले फैरा था बेटे, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, अब उस फैरा को बदलकर फैमा बनाया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बेटे। पहले हम रेगुलेट करते थे फॉरेन एक्सचेंज को, अब मैनेज करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट था ये, यानी कि हमने बेटे विदेशी कंपनियों को या एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को पूरा 100% इक्विटी शेयर के साथ भारत में इन्वेस्ट करने की परमिशन दी, इजाजत दी, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन या कंट्रोल के। सेकंड देखिए पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का क्या मतलब होता है? रेफर्स टू allow converting the domestic currency into foreign exchange बेटे। तो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है कि बेटे डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करने की इजाजत देना, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। टू अलाउ the conversion of domestic currency into foreign currency and vice versa बेटे। फॉरेन करेंसी को भी अगर आप डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट कराना चाहते हो तो वो भी अलाउड किया गया बेटे। तो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का पहले मतलब समझिए, फिर ही पॉइंट हम पढ़ते हैं। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है बेटे कि आपको फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में बदलने की इजाजत देना और इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में बदलने की पूरी तरह से इजाजत देना। तो बेटे ग्लोबलाइजेशन में ये पूरी तरह से इजाजत दी गई कि आप इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में बदल सकते हो, इंपोर्ट अगर करना है तो, अगर एक्सपोर्ट करना है तो फॉरेन करेंसी को आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करा सकते हो बेटे। तो इन्होंने कहा है कि भाई to achieve the objective of globalization, partial convertibility of Indian rupee has been allowed। तो इंडियन रुपी का partial convertibility अलाउ किया गया। किस किस लिए बेटे? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, यानी कि अगर आप गुड्स और सर्विसेज का इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको अलाउ किया गया। सेकंड, द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है भाई, आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड की पेमेंट करनी है तो भी आपको अलाउ किया गया कि आप इंडियन रुपीज को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करा सकते हो। रेमिटेंस टू मीट फैमिली एक्सपेंस। भाई इंडिया के बाहर जो लोग रह रहे हैं बेटे, उनकी फैमिली इंडिया में है, तो वही लोग अपने फैमिली का खर्चा उठाते हैं। तो वो अगर विदेशी करेंसियां इंडिया में भेज रहे हैं अपनी फैमिली के लिए तो उस विदेशी करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने की भी इजाजत दी गई बेटे पूरी तरह से। इसी को हम पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी कहते हैं, विदाउट एनी प्रॉब्लम बेटे। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एट द मार्केट। तो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी बता दिया, सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इन द मार्केट प्राइस बेटे। आगे है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी बेटे। फोर्थ पॉइंट, हमने अपनी जो ट्रेड पॉलिसी थी बेटे उसे लॉन्ग टर्म तक बनाया, 1 या 2 साल की लिमिट रख के 5 साल की लिमिट को बेटे अलाउड किया गया। ठीक है, अलाउड किया गया।
सो इन कंफॉर्मिटी विद इकोनॉमिक रिफॉर्म बेटे, कंफॉर्मिटी का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म के परिणाम स्वरूप बेटे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज एनफोर्स्ड फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को हमने लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अपनाया बेटे, कोई छोटी मोटी पॉलिसी ना बनाकर लंबे समय के लिए पॉलिसी अपनाई। इट इम्प्लाइंग अ वेरी लिबरल पॉलिसी, लिबरल यानी कि समझते हो ना आप, एक कोमल रवैये, कोमल पॉलिसी बेटे। तो स्ट्रिक्ट पॉलिसी की बजाय हमने एक लिबरल पॉलिसी अपनाई, आसान शर्तें रखी लोगों के सामने कि अगर आप दूसरे देशों के साथ ट्रेड करोगे तो आपके लिए बहुत आसान शर्तें हैं, आप इजीली ट्रेड कर सकते हो बेटे। अंडर दिस पॉलिसी ऑल रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड हैज बीन रिमूव। तो बेटे इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के दौरान हुआ क्या, सभी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस को बेटे रिमूव कर दिया गया, यहां से हटा दिया गया बेटे। ओपन कंपटीशन इज एंकरेज, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ओपन कंपटीशन को एंकरेज किया गया कि विदेशी कंपनियां इंडिया में आए, इंडियन कंपनी के साथ कंपटीशन करे, जिससे इंडियन कंपनी भी बेटे अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने मॉडर्नाइजेशन को अपनाने के लिए मजबूर हो जाए और कंपटीशन की स्पिरिट आए देश के अंदर। बेरिंग सम स्पेसिफिक गुड्स, मोस्ट गुड्स आर ट्रेडेड फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। तो बेटे कुछ ही गुड्स को छोड़कर सभी गुड्सों पर एकदम फ्री तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराया गया बेटे। फोर्थ पॉइंट है रिडक्शन इन टैरिफ, टैरिफ यानी आप समझते हो बेटे टैक्स को कहते हैं हम। तो हमने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए अपने टैरिफ को कम किया, इंपोर्ट टैरिफ जो होते हैं, इंपोर्ट टैक्स होते हैं, उन्हें कम किया बेटे, और कॉम्पिटिशन को ज्यादा महत्व दिया बेटे। जो भी हमने पहले कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन लगा रखते थे, बैरियर्स जो हमने पुट अप किए हुए थे, रुकावटें जो हमने लगाई हुई थी बेटे, ठीक है, बिजनेस के लिए, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, वो सारी हमने हटा दी और अब इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच बेटे फ्री ट्रेड होने लगा विदाउट एनी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन। लास्ट पॉइंट है विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन बेटे, ठीक है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के दो तरीके थे, इंपोर्ट टैरिफ लगाकर और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा के बेटे। तो हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को हटा दिया, यानी कि जो हाई टैरिफ लगाए हुए थे वो भी हटा दिए, और जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन समझते हो ना, क्वांटिटी को फिक्स कर देना, सेटिंग द क्वांटिटी या फिक्सिंग द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, फिक्सिंग द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट इज नोन एज इंपोर्ट क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। तो हमने उस रिस्ट्रिक्शन को हटाया कि आप जितनी क्वांटिटी चाहो उतनी आप इंपोर्ट कर सकते हो, अब आपके सामने कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 2001 के बाद बेटे भारत ने सभी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हटा दी इंपोर्ट से बेटे, और ये हमने WTO से प्रॉमिस किया था, तो WTO के परिणाम स्वरूप हमें ये क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटानी पड़ी बेटे। देखिए बेटे नेक्स्ट टॉपिक है आपका लीज फेयर सिस्टम एंड लिबरलाइजेशन। क्या होता है बेटे, सबसे पहले मैं बता दूं, इंडिया में लिबरलाइजेशन है बेटे, अमेरिका में लीज फेयर सिस्टम है। अब लीज फेयर और लिबरलाइजेशन होता क्या है, तो पहले मैं लिबरलाइजेशन की लीज फेयर के बारे में बात कर लेता हूं बेटे। लीज फेयर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कंप्लीट फ्रीडम, पूरी तरह से फ्रीडम दे दी जाती है प्राइवेट सेक्टर को टू डू एनीथिंग, जो आपके मन में आए वो कीजिए, जिस तरह से काम करना है कीजिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जो आपके मन में आए वो कीजिए। डिमांड एंड सप्लाई फोर्स के अकॉर्डिंग जो आपको करना है, जैसे आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हो वो कीजिए। गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है या रिस्ट्रिक्शन होती है बेटे प्राइवेट सेक्टर पर, होती है जीरो या नील। तो लीज फेयर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां कंप्लीट फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है टू प्राइवेट सेक्टर बेटे, कंप्लीट फ्रीडम टू प्राइवेट सेक्टर। और जो गवर्नमेंट का रोल होता है बेटे, गवर्नमेंट रोल इज रिस्ट्रिक्टेड, गवर्नमेंट रोल इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने में ही गवर्नमेंट का रोल होता है, बाकी कंप्लीट फ्रीडम प्रोवाइड करा दी जाती है बेटे प्राइवेट सेक्टर को। ये होता है लीज फेयर सिस्टम। तो आपको बता रखा है कि लीज फेयर सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द स्टेट। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट है बेटे, यानी गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन होता है यानी दखल अंदाजी होती है, बिल्कुल भी नहीं होती, नील होती है, कोई दखल अंदाजी नहीं करती बेटे देश की गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के इंटरफेरेंस में। ऑल डिसीजन रिलेटिंग टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर टेकन बाय द प्रोड्यूसर। जितने भी डिसीजन होते हैं बेटे रिसोर्स को लेके, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, सारे डिसीजन लेने के लिए जो प्रोड्यूसर है दे आर फ्री, जैसा डिसीजन वो लेना चाहें ले सकते बेटे। गवर्नमेंट किसी चीज के लिए उन्हें रोकेगी या टोकेगी नहीं बेटे। जो गवर्नमेंट का रोल है वो केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए होता है बेटे, और डिफेंस सिस्टम को रखने के लिए होता है, बाकी गवर्नमेंट का रोल जीरो होता है बेटे।
ठीक है, बाकी गवर्नमेंट का रोल जीरो होता है। डायरेक्टिव प्लानिंग हमने शुरू में पढ़ी थी फर्स्ट लेसन में ही बेटे, वो डायरेक्टिव प्लानिंग या लीज फेयर सिस्टम एक ही बात है। हमने बताया था डायरेक्टिव प्लानिंग में जो गवर्नमेंट है वो केवल डायरेक्ट करती है टू द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर पर छोड़ देती है। गवर्नमेंट का रोल केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए होता है। तो जो ये लीज फेयर सिस्टम होता है बेटे, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमियों के लिए बना होता है, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमियां जो होती है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहां पूंजी कैपिटल बहुत ज्यादा होते हैं बेटे, उन सिस्टम के लिए, उन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए लीज फेयर सिस्टम बना होता है। उनकी देश अपने प्राइवेट सेक्टर को खुला छोड़ देते हैं कि आपको जिस तरह से प्रॉफिट अर्न करना है कीजिए, हम नहीं रोकेंगे आपको डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग जो करना है कीजिए। गवर्नमेंट का रोल केवल लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस सिस्टम में होता है बेटे। सो अमेरिका इज अ लीज फेयर इकोनॉमी, लीज फेयर सिस्टम है अमेरिका का। अब आ जाते हैं लिबरलाइजेशन पर बेटे, उदारीकरण के ऊपर। अब लिबरलाइजेशन से आप कंफ्यूज ना हो, ये कि लीज फेयर सिस्टम होता है बेटे। लिबरलाइजेशन में जो गवर्नमेंट होते हैं बेटे, गवर्नमेंट अलाउ मोर फ्रीडम टू प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर को पहले की बजाय अब ज्यादा फ्रीडम दे रही है, बट कंप्लीट फ्रीडम कभी नहीं देती। यहां मैंने एक वर्ड यूज किया बेटे, कंप्लीट फ्रीडम। पूरी तरह से स्वतंत्रता रहती है लीज फेयर सिस्टम में, जो करना है वो करो, बट लिबरलाइजेशन में नहीं होता। हाँ, यहां हम आपको फ्रीडम तो दे सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन कंप्लीट फ्रीडम आपको कभी नहीं दी जाएगी। आप जो चाहे मन में आए वो करे, ये वाली चीज कभी नहीं होती बेटे लिबरलाइजेशन के अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट का कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन फिर भी वहां रहता है, डेफिनेटली रहता है, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट आपको अलाउ कर सकती है, ठीक है, थोड़ा बहुत अलाउड कर देते हैं कि आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। लेकिन अगर वो डिसीजन आप बेटे बियॉन्ड द सोशल वेलफेयर जाकर लेते हो, इतना ज्यादा सोसाइटी का एक्सप्लॉयटेशन करके लेते हो, तो फिर गवर्नमेंट उसमें दखल अंदाजी डेफिनेटली करती है बेटे। तो आपको बताया गया है, प्लीज डोंट कंफ्यूज विद द सिस्टम ऑफ लिबरलाइजेशन एंड लीज फेयर। लिबरलाइजेशन ओनली इंप्लाई अ सिचुएशन वेयर द गवर्नमेंट अलाउ ग्रेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपको बताया हुआ है कि लिबरलाइजेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें गवर्नमेंट आपको ग्रेटर फ्रीडम या मोर फ्रीडम प्रोवाइड कराकर देती है, बट नॉट कंप्लीट फ्रीडम। कंप्लीट फ्रीडम कभी नहीं देती, मोर फ्रीडम या ग्रेटर फ्रीडम, ज्यादा फ्रीडम देगी, ज्यादा स्वतंत्रता देगी आपको डिसीजन लेने में, लेकिन कंप्लीट स्वतंत्रता आपको नहीं दी जाएगी बेटे, ठीक है। तो ग्रेटर फ्रीडम प्रोवाइड कराते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं बेटे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को इन मैटर ऑफ रिलेटिंग टू रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्स के यूज को लेके। फॉर एग्जांपल देखिए, परसुइंग द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, जब भारत ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाई हुई थी बेटे, तो गवर्नमेंट ने आपके लिए लाइसेंस खत्म कर दिया, ठीक है, लाइसेंस को एबोलिश कर दिया था बेटे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन को आपके लिए हटा दिया था। इसी तरह गवर्नमेंट ने बेटे प्रोडक्शन कैपेसिटी पे पहले जो लिमिट लगाई हुई थी कि भाई प्रोडक्शन कैपेसिटी को आप गवर्नमेंट से पूछकर बनाओगे, कितनी क्वांटिटी आपको बनानी है गवर्नमेंट बताएगी, डिसाइड करेगी बेटे। तो बाद में लिबरलाइजेशन जब हमने अपनाया तो ये क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन भी हटा दी थी, अब आप जितना चाहो प्रोडक्ट वो बना सकते हो, यानी मोर फ्रीडम प्रोवाइड कर दी ना आपको कि भाई जितना चाहे प्रोडक्ट वो बना सकते हो, बट कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो ये फ्रीडम नहीं दी थी। आप कल को बेटे जाके क्या नाम है बिना लाइसेंस के लिकर बनाना शुरू कर दोगे तो ऐसा गवर्नमेंट कभी नहीं करेगी। अमेरिका में आप लिकर बनाओ, अमेरिका में आप केमिकल ड्रग्स की इंडस्ट्री चलाओ, गवर्नमेंट कुछ नहीं कहेगी आपको, बस आप टैक्स पे करते रहो गवर्नमेंट को। लेकिन इंडिया में आप ये चीजें नहीं चला सकते, इंडिया में आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा बेटे, और गवर्नमेंट सब चीजें देखकर आपको लाइसेंस देगी। भाई आप केमिकल ड्रग्स की फैक्ट्री चला रहे हो, किस जगह पर चला रहे हो, कहीं आसपास का एरिया बहुत ज्यादा पब्लिक वाला तो नहीं है। अगर वो बीहड़ एरिया है, गांव का एरिया है जहां पर लोग बहुत कम रहते हैं, भाई या लोग दूर है उस एरिया से, तब तो वो दे देगी आपको लाइसेंस। लेकिन अगर वो पब्लिक एरिया में आप ड्रग्स की इंडस्ट्री खोलोगे तो फिर गवर्नमेंट नहीं देगी। तो हो गया ना बेटे लिबरलाइजेशन। तो फ्रीडम तो है काम करने की, बट कंप्लीट फ्रीडम नहीं है। ये नहीं कि आप हर काम अपनी मर्जी से करोगे, ये नहीं है बेटे लिबरलाइजेशन में। आगे बताया हुआ है कि गवर्नमेंट बेटे लाइसेंस खत्म कर देती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी खत्म कर देती है, तो ये सारे लिबरलाइजेशन के आते हैं। बट ऑल दिस इज इन कॉन्सोनेंस विद दैट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो ये सारे बेटे गवर्नमेंट खुद प्रोडक्शन कैपेसिटी में पार्टिसिपेट कर रही थी, इसके लिए थे, इसके अनुसार थे। Does liberalization does not exclude the government intervention। तो बेटे लिबरलाइजेशन कभी भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन को खत्म नहीं करता, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन फिर भी रहेगा आपका, बस गवर्नमेंट आपको मोर फ्रीडम या ग्रेटर फ्रीडम प्रोवाइड कराना शुरू कर देगी। इट डज नॉट रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ चेक्स एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। चेक एंड कंट्रोल रूल आउट हो ही नहीं सकते,
गवर्नमेंट के कंट्रोल एंड चेक्स फिर भी रहेंगे, गवर्नमेंट आपको चेक करती रहेगी, आप पे निगरानी रखती रहेगी बेटे। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण रखना और चेक्स का मतलब निगरानी रखना कि भाई मैं आपको चेक कर रहा हूं, यानी मैं आप पे निगरानी रख रहा हूं, देख रहा हूं मैं आपको, मेरी नजर है आपके ऊपर बेटे। तो इसी तरह गवर्नमेंट की नजर भी रहती है इंडिया में हर बिजनेस पर। तो इंडिया की लिबरलाइज कंट्री है, लीज फेयर सिस्टम नहीं है इंडिया का, लीज फेयर अमेरिका का सिस्टम है बेटे। सो इट ओनली इम्प्लाई ग्रेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बेटे लिबरलाइजेशन का मतलब ओनली ग्रेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है टू प्राइवेट एंटरप्राइज डिसाइडिंग देयर एरियाज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एक्सपेंडिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन बेटे। तो ये था आपका लीज फेयर और लिबरलाइजेशन, मैंने बता दिया। लीज फेयर होता है बेटे जहां पर प्राइवेट सेक्टर को कंप्लीट फ्रीडम दे दी जाती है टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। जबकि जो लिबरलाइजेशन होता है वहां पर आपको ग्रेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करता है, बट द गवर्नमेंट स्टिल हैव अ चेक्स एंड कंट्रोल, द गवर्नमेंट स्टिल इंटरवेंशन इन योर बिजनेस, गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ यू द कंप्लीट फ्रीडम बेटे। तो ये लीज फेयर और लिबरलाइजेशन था। थैंक यू वेरी मच।